जिंदगी में बस दो तरह के दर्द महसूस होते हैं। एक है कड़ी मेहनत का दर्द और दूसरा है अफसोस का दर्द। अंतर सिर्फ इतना है कि मेहनत का दर्द आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा, जबकि अफसोस का दर्द जीवन भर आपको सताता रहेगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो अपनी किस्मत पर काबू पा लेता है। सवाल ये है कि क्या आपने कभी अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश की है? चैप्टर 1, सपनों को समय सीमा दें। सपने देखना तो सभी को आता है, लेकिन उन्हें हासिल करना सिर्फ उन लोगों के बस की बात है जो उन्हें एक निश्चित तारीख से जोड़ देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि एक लक्ष्य बस एक सपना होता है जिसके साथ समय सीमा जुड़ी हो। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। कल्पना कीजिए, कोई कहता है कि मुझे धनी बनना है। ये अच्छा सपना है, लेकिन कब? 5 साल में, 10 साल में या अगले जीवन में? यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब तक आपका सपना हवा में लहराता रहेगा, आपका मन उसे गंभीर मिशन की तरह नहीं लेगा। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे कि मुझे 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, उस दिन से आपका मन घड़ी की सुई की आवाज़ सुनने लगेगा। समय सीमा का जादू यही है। ये आपके सपने को एक अस्पष्ट इच्छा से बदलकर एक मापने योग्य उद्देश्य बना देती है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचते हैं, उनके सफल होने की संभावना कम होती है। लेकिन जो लोग उन्हें लिखकर एक स्पष्ट तारीख जोड़ते हैं, उनका सफलता दर 42% अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क दबाव और तात्कालिकता में अलग ढंग से काम करता है। आपका मन स्वाभाविक रूप से टाल मटोल में माहिर होता है। अगर उसे लगे कि समय अनंत है तो वो आपको कल से शुरू करने के लिए राजी कर लेगा। लेकिन समय सीमा देने से कल एक विलासिता बन जाती है और हर दिन की कीमत बढ़ जाती है। सोचिए, अगर किसी परीक्षा की तारीख पता न हो तो क्या आप पढ़ाई करेंगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि अगले महीने परीक्षा है, आपकी पूरी दिनचर्या बदल जाती है। आप व्यर्थ की चीज़ों से दूर रहते हैं, योजना बनाते हैं, नोट्स दोहराते हैं, क्योंकि अब समय आपका दुश्मन है। यही सिद्धांत जीवन के हर सपने पर लागू होता है। चाहे आप व्यवसाय शुरू करना चाहें, वजन कम करना चाहें या किसी कौशल में महारत हासिल करना चाहें, समय सीमा तय करना सब कुछ बदल देता है। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता सिर्फ इच्छा से नहीं आती, बल्कि उस इच्छा को एक ठोस योजना और निश्चित समय ढांचे में डालने से आती है। बिना समय सीमा के आपका प्लान वैसा है जैसे ट्रेन के पास पटरी ही न हो। शक्तिशाली इंजन है लेकिन दिशा नहीं। जब आपका मन देखता है कि तारीख नज़दीक आ रही है, तो वो स्वतः रचनात्मक समस्या समाधान मोड में चला जाता है। अचानक आपको नए विचार आने लगते हैं, अवसर दिखने लगते हैं और ऊर्जा बढ़ जाती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मस्तिष्क की रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS का काम है, जो केंद्रित ध्यान पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक जाल भी है। गलत समय सीमा आपको हतोत्साहित कर सकती है। अगर आप कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमाऊंगा और आपके पास कोई ठोस योजना या संसाधन नहीं है, तो आपका मन शुरू में ही हार मान लेगा। इसलिए समय सीमा व्यावहारिक होनी चाहिए। इतनी चुनौतीपूर्ण कि आपको धक्का दे, लेकिन इतनी अवास्तविक नहीं कि आपका आत्मविश्वास टूट जाए। आइए इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग जिम में शामिल होते हैं। व्यक्ति ए कहता है कि मुझे फिट होना है। व्यक्ति बी कहता है कि मुझे अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना है। दोनों में से किसके सफल होने की ज्यादा संभावना है? व्यक्ति बी की, क्योंकि उसकी यात्रा में एक उल्टी गिनती चल रही है। हर दिन, हर हफ्ता उसे याद दिलाता है कि समय कम है और काम करना है। यही अंतर है सपने और लक्ष्य में। सपना बिना समय सीमा के बस एक इच्छा है, समय सीमा के साथ वो प्रतिबद्धता है। अब यहाँ एक शक्तिशाली तकनीक आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जब आपने समय सीमा तय कर ली, तो पीछे से गणना करें कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको हर दिन, हर हफ्ते क्या करना होगा। अगर आपका लक्ष्य 1 साल में 10 लाख कमाना है, तो इसे 12 महीनों में बांटें, फिर हफ्तों में, फिर दिनों में। अचानक आपका बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कार्यान्वयन योग्य कदमों में बदल जाएगा, और यही छोटे कदम आपको अभिभूत होने से बचाएंगे। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से यह सिद्धांत सीखा था। कार्नेगी ने उन्हें सिखाया था कि बड़े उद्योगपति कभी अपने सपनों को हवा में नहीं छोड़ते। वे सटीक तारीख लिखते थे और फिर अपने अवचेतन मन को उसके अनुसार काम करने के लिए मजबूर करते थे। उन्होंने अपने मन को इस तरह प्रोग्राम किया था कि उनके हर दिन के कार्य स्वतः उनके लक्ष्यों से जुड़ जाते थे। इस बिंदु पर आपको एक और बात समझनी होगी। समय सीमा सिर्फ कैलेंडर में निशान लगाने के लिए नहीं होती, वो आपके पूरे अवतरण तंत्र को सक्रिय करने के लिए होती है। जब आप तारीख लिखते हैं तो आप खुद से एक वादा कर रहे होते हैं। ये वादा आपके आत्मसम्मान से जुड़ जाता है। हर बार जब आप देरी करते हैं, आपका अवचेतन इसे टूटे वादे की तरह दर्ज करता है, और जितनी बार आप ऐसा करते हैं, उतना ही आपका आत्मविश्वास गिरता है। लेकिन जब आप समय सीमा तय करके उसे पूरा करते हैं, तो आपके अंदर का विश्वास स्तर आसमान छूने लगता है।
फिर चाहे लक्ष्य छोटा ही क्यों न हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट समय पर खत्म करना या एक किताब 30 दिनों में पढ़ना। ये छोटी जीतें आपके अंदर अनुशासन की ढाल बना देती हैं। यही ढाल आपको बड़े सपनों के लिए तैयार करती है। समय सीमा का एक और मनोवैज्ञानिक लाभ है। पार्किंसन का नियम कहता है कि काम उस उपलब्ध समय तक फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर आपको किसी काम के लिए 1 हफ्ता दिया जाए तो आप उसे 1 हफ्ते में करेंगे, लेकिन वही काम 2 दिनों में तो आप किसी तरह उसे 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। समय सीमा आपके मन को मजबूर करती है कि वो कम समय में अधिकतम उत्पादन दे। अब सवाल ये है कि व्यावहारिक रूप से कैसे शुरू करें। अपना सबसे बड़ा सपना लिखें। उसके लिए एक व्यावहारिक लेकिन चुनौतीपूर्ण समय सीमा तय करें। इसे छोटे छोटे मील के पत्थरों में बांटें। प्रगति ट्रैक करने के लिए कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर या डिजिटल अनुरक्षक इस्तेमाल करें। सार्वजनिक प्रतिबद्धता करें। अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर घोषणा करें। इससे आपका जवाबदेही लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप ये कदम अपनाते हैं तो आपका मन शायद कभी से निकलकर अभी करना है मोड में आ जाएगा, और यही मोड आपको उन 42% लोगों में शामिल कर देगा जो अपने लक्ष्य हासिल करते हैं। याद रखें, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पकड़ना सिर्फ उन लोगों के लिए संभव है जो उन्हें तारीख से बांध देते हैं। बिना तारीख के सपना एक बादल है, सुंदर लेकिन हवा के साथ बहने वाला। तारीख के साथ वो पत्थर बन जाता है, अटल, ठोस और आकार लेने को तैयार। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो सच ये है कि समय हमेशा उतना ही होता है जितना आप अपने लक्ष्य के लिए निकालते हैं। अंतर बस इतना है कि कुछ लोग कैलेंडर के पन्ने पलटते रहते हैं और कुछ लोग उसी कैलेंडर पर अपना नाम लिख देते हैं, सफल लोगों की तरह। चैप्टर 2, जलती हुई इच्छा का नियम। सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता। चाहत तो हर किसी के पास होती है। फर्क तब पड़ता है जब वो चाहत आग की तरह जलने लगे, जब वो आपको चैन से सोने न दे, जब आपका मन 24 घंटे सिर्फ उसी पर केंद्रित हो। यही है जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल के सफलता सूत्र का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम। नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते थे कि मजबूत इच्छा ही आपको कार्य करने के लिए बाध्य करेगी। और ये कोई प्रेरक संवाद नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। देखिए, हम सभी के पास लक्ष्य होते हैं। कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई करियर में उन्नति चाहता है, कोई स्वास्थ्य सुधारना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा इतनी गहरी नहीं होती कि वो बाधाओं को तोड़ सके। जलती हुई इच्छा वो ईंधन है जो आपको 100 बार गिरने के बाद भी उठने के लिए मजबूर करता है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बल्ब का आविष्कार कोई सरल यांत्रिक परियोजना नहीं थी, वो एक जुनून था। एडिसन ने 10,000 बार प्रयोग किए और हर बार असफल हुए। सोचिए, अगर उनकी इच्छा सिर्फ अच्छा होगा अगर मैं आविष्कार कर लूं वाली होती, तो शायद वो 50वीं या 100वीं असफलता पर रुक जाते। लेकिन उनकी चाहत इतनी तीव्र थी कि हर असफलता उनके लिए एक डेटा बिंदु बन गई, एक नया कदम। उन्होंने खुद कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। यही मानसिकता सिर्फ जलती हुई इच्छा से आती है। जलती हुई इच्छा एक तरह से आपके अवचेतन मन को हैक करती है। मनोविज्ञान में इसे प्रमुख विचार सिद्धांत कहते हैं। आपके मन में जो विचार सबसे ज्यादा दोहराया जाता है, वही आपके निर्णयों, आदतों और कार्यों को नियंत्रित करने लगता है। अगर आपकी इच्छा मजबूत है तो वो हर व्याकुलता को काट देगी, हर आलस्य को कुचल देगी और आपको उस काम की ओर खींच लेगी जैसे चुम्बक लोहे को खींचता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मजबूत इच्छा बनती कैसे है? नेपोलियन हिल का जवाब सरल है। अपने सपने को इतना बड़ा और इतना आवश्यक बना दें कि उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी लगे। अगर आपका लक्ष्य बस अच्छा लगेगा वाला है तो वो कठिनाई आने पर गिर जाएगा। लेकिन अगर वो आपकी पहचान का हिस्सा है, अगर वो आपके लिए जीवित रहने की तरह जरूरी है, तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। सोचिए, जब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा होता है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन के लिए किसी भी हद तक जाता है, किसी भी हालत में सतह तक पहुंचने की कोशिश करता है। जलती हुई इच्छा भी वैसी ही है, जीवित रहने के स्तर की तात्कालिकता। और ये तात्कालिकता तब आती है जब आप अपने लक्ष्य को अपने क्यों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं सिर्फ पैसे के लिए, तो शायद पहली बाधा पर आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप व्यवसाय इसलिए शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते हैं, अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये इच्छा आपको रात के 3 बजे भी उठाकर काम करवाएगी। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक जलती हुई इच्छा की कहानी होती है।
एंड्रयू कार्नेगी के पास स्टील उद्योग का कोई पृष्ठभूमि नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने पूरी उद्योग को सीखा, बदला और हावी होकर इतिहास रच दिया। जलती हुई इच्छा का एक और लाभ है, ये आपको भय से मुक्ति देती है। सामान्य इच्छा डर के सामने हार जाती है, लेकिन जलती हुई इच्छा डर को अप्रासंगिक बना देती है। थॉमस एडिसन को असफलता का डर था, होगा, लेकिन उनकी चाहत उससे बड़ी थी। एलॉन मस्क को रॉकेट असफल होने का डर था, होगा, लेकिन मंगल ग्रह पर जाने की इच्छा उससे ज्यादा जल रही थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सिर्फ शुरू होकर खत्म न हो, बल्कि बीच की हर कठिनाई को पार करे, तो आपको अपनी इच्छा को जलाना होगा। व्यावहारिक तरीका क्या है? अपने लक्ष्य को विस्तार से कल्पना करें, उसकी खुशबू, उसकी ध्वनि, उसका स्वाद तक महसूस करें। अपने लक्ष्य को अपने सबसे गहरे व्यक्तिगत कारण से जोड़ें। हर दिन खुद से जोर से दोहराएं कि आपको ये क्यों चाहिए। अपने लक्ष्य से जुड़े अनुस्मारक अपने कमरे, फोन और हर जगह लगाएं। जलती हुई इच्छा कोई विलासिता नहीं है, ये सफलता का ईंधन है। बिना इसके आपकी यात्रा आधे रास्ते में खत्म हो जाएगी। और याद रखें, दुनिया में कोई भी बड़ा परिवर्तन किसी आधी अधूरी इच्छा से नहीं आया। हर क्रांति, हर आविष्कार, हर सफलता की कहानी के पीछे एक व्यक्ति था जो अपने सपने के लिए जल रहा था और बुझने से इनकार कर रहा था। चैप्टर 3, स्व सुझाव की शक्ति। आप वो बनते हैं जो आप खुद से बार बार कहते हैं। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को स्व सुझाव नाम दिया। इसका सरल अर्थ है अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित संदेश देना, ताकि वो आपकी वास्तविकता बन जाए। हम सभी दिन भर खुद से बातें करते हैं। विज्ञान कहता है कि एक व्यक्ति के मन में रोजाना करीब 60 से 70 हजार विचार आते हैं। सवाल यह है कि उनमें से कितने आपके सपनों को समर्थन देते हैं और कितने उन्हें तोड़ते हैं। अगर आपके मन में बार बार संदेह, भय और नकारात्मकता घूम रही है, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास प्रतिभा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो ये विचार आपके अवचेतन में एक खाका बना देंगे। और अवचेतन का खाका बदलना मुश्किल नहीं, असंभव भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको स्व सुझाव का उपयोग करना होगा। नेपोलियन हिल का कहना था कि आप वो बनेंगे जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। और ये सिर्फ प्रेरक उदाहरण नहीं, बल्कि तंत्रिका विज्ञान से भी सिद्ध है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ, आपका मस्तिष्क उसे वास्तविकता मानना शुरू कर देता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपका मन कनेक्शन मजबूत करता है और धीरे धीरे आपका व्यवहार, निर्णय और आदतें उसी विचार के अनुसार बदल जाते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मोहम्मद अली। जब वो विश्व चैंपियन नहीं बने थे, तब भी वो बार बार कहते थे, मैं सबसे महान हूँ। ये सिर्फ आत्म प्रशंसा नहीं थी, ये उनके अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया थी। उन्होंने अपने मन को इतनी बार ये विश्वास दिलाया कि उनका शरीर भाषा, प्रशिक्षण की तीव्रता, लड़ाई की रणनीति सब उस विश्वास के अनुसार काम करने लगे। नतीजा, वो सच में सबसे महान बन गए। स्व सुझाव की शक्ति सिर्फ खेल में नहीं, हर क्षेत्र में काम करती है। मान लीजिए आपका लक्ष्य 1 साल में व्यवसाय शुरू करना है। अगर आप रोज अपने मन में ये चित्र बनाएं, मैं एक सफल उद्यमी हूँ, मेरी कंपनी लोगों को मूल्य दे रही है, मेरे पास वित्तीय स्वतंत्रता है, और इसे सुबह और रात जोर से बोलें जैसे ये पहले से सच है, तो आपका अवचेतन मन उस दृष्टि को वास्तविकता में लाने के लिए अवसरों और विचारों को छानना शुरू कर देगा। लाइफस्टाइल टिप: सुबह और रात अपने लक्ष्य को जोर से दोहराएं, वो भी वर्तमान काल में, जैसे वो पहले से सच है। मैं 10 लाख सालाना कमाता हूँ, मैं फिट और स्वस्थ हूँ, मैं आत्मविश्वासी और अजेय हूँ। ये प्रक्रिया शुरू में अजीब लगेगी, लेकिन यही दोहराव आपके मस्तिष्क की वायरिंग बदल देगा। याद रखें, आपका मन हर समय किसी न किसी संदेश को ग्रहण कर रहा है। अगर आप उसे सचेत रूप से नियंत्रित नहीं करते, तो वातावरण और लोग आपके लिए ये काम करेंगे, और ज्यादातर मामलों में वो आपके सपनों के पक्ष में नहीं होगा। इसलिए अपने अवचेतन का चालक खुद बने, स्व सुझाव से उसे दिशा दें, क्योंकि अंत में नेपोलियन हिल के शब्दों में, जो मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वो हासिल कर सकता है, और विश्वास करने की शुरुआत आपके अपने शब्दों से होती है। चैप्टर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप। अगर आप अकेले तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलें। नेपोलियन हिल ने अपनी खोज में एक ऐसा गुप्त सूत्र पाया जिसे उन्होंने मास्टरमाइंड कहा। इसका अर्थ है खुद को ऐसे लोगों से घेरना जो आपको प्रेरित करें, आपकी सोच को विस्तार दें और कठिन समय में आपको गिरने से पहले थाम लें। देखिए, आपका वातावरण आपकी उत्पादकता, प्रेरणा और सफलता पर उतना ही प्रभाव डालता है जितना आपकी क्षमता है। आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, अगर आप अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो आपके सपनों पर संदेह करते हैं, जो हर विचार में समस्या ढूंढते हैं, जो आपको जोखिम लेने से रोकते हैं, तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा आपको भी नीचे खींच लेगी, जैसे डूबते व्यक्ति को पकड़ना।
नेपोलियन हिल ने कहा था कि कोई मन अकेला पूरा नहीं होता, उसे विकास और विस्तार के लिए अन्य मनों के संपर्क और जुड़ाव की जरूरत होती है। ये सिर्फ दर्शन नहीं, विज्ञान भी है। हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों का सहायक और लक्ष्य उन्मुख सामाजिक घेरा होता है, वो 85% अधिक उत्पादक होते हैं उनसे जो नकारात्मक या उदासीन लोगों से घिरे होते हैं। क्यों? क्योंकि सकारात्मक नेटवर्क आपके मन में एक संयोजित प्रभाव पैदा करता है। विचार गुणा होते हैं, समाधान तेज मिलते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राइट भाइयों का। वो सिर्फ दो भाई नहीं थे, वो एक दूसरे के मास्टरमाइंड साथी थे। जब दुनिया उन्हें पागल कह रही थी कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, तब भी उन्होंने एक दूसरे की सोच को चुनौती दी, सुधारी और समर्थन किया। अगर उनमें से कोई अकेला होता तो शायद वो समाज के संदेह में फंस जाता, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने एक असंभव सपने को वास्तविकता में बदल दिया, हवाई जहाज का आविष्कार किया। मास्टरमाइंड का असली जादू सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि तालमेल है। तालमेल का मतलब दो मन मिलकर वो परिणाम पैदा कर सकते हैं जो अकेले संभव नहीं। कल्पना कीजिए, आप किसी जटिल समस्या पर अटक गए हैं और आपके मास्टरमाइंड ग्रुप में कोई ऐसा है जिसने पहले वही समस्या हल की है। आपको शॉर्टकट मिल जाता है, आप एक दूसरे के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि बड़े उद्यमी, आविष्कारक और नेता कभी अकेले काम नहीं करते। उनके पास सलाहकारों, साझेदारों और मार्गदर्शकों का मजबूत नेटवर्क होता है। अब सवाल ये है कि अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? समान सोच वाले लोग ढूंढें, ऐसे लोग जिनके लक्ष्य बड़े हैं और जिनकी ऊर्जा आपको ऊपर खींचे। विविधता रखें, हर क्षेत्र से लोग हों ताकि दृष्टिकोण अलग अलग मिले। नियमित संपर्क रखें, साप्ताहिक या मासिक विचार मंथन सत्र रखें। पारस्परिक विकास का नियम, मास्टरमाइंड सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। आप दूसरों के लक्ष्यों में निवेश करें जैसे वो आपके में करेंगे। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे धनी और शक्तिशाली लोगों से ये सिद्धांत सीखा था। एंड्रयू कार्नेगी के पास ऐसा नेटवर्क था जिसमें हर सदस्य अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ था। कार्नेगी खुद स्वीकारते थे कि उनकी 90% संपत्ति मास्टरमाइंड गठबंधन की वजह से संभव हुई। याद रखें, आप अकेले सब कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ अकेले करने की कीमत बहुत महंगी है। समय, ऊर्जा और मानसिक थकान। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको ये कीमत कम करने का रास्ता देता है। वो आपके सपनों को सिर्फ जीवित नहीं रखता, बल्कि तेज करता है। और हाँ, एक बात और, मास्टरमाइंड सिर्फ सकारात्मक लोगों का समूह नहीं है, ये प्रतिबद्धता का समूह है। यहाँ सिर्फ बातें नहीं, कार्य होता है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो अपने सपनों के लिए रोज लड़ रहे हैं, तो आपका खुद का मानक स्वतः ऊपर उठ जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि अकेला व्यक्ति एक सपना देख सकता है, लेकिन एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप उस सपने को एक आंदोलन बना देता है। चैप्टर 5, विश्वास और कल्पना। जो आप अपने मन में बार बार और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो अंततः आपके हाथों में भी आ सकता है। नेपोलियन हिल ने इसे सफलता का सबसे शक्तिशाली रहस्य कहा, विश्वास और कल्पना। विश्वास का मतलब आपके सपने पर इतना अटूट यकीन कि बीच में कितने भी तूफान आए, आपका भरोसा ना हिले। और कल्पना का मतलब उस सपने को अपने मन में इतनी स्पष्टता के साथ देखना जैसे वो पहले से आपकी जिंदगी का हिस्सा है। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास वो शुरुआती बिंदु है जो आपकी सोच को भय से मुक्ति तक ले जाता है, और कल्पना वो प्रक्रिया है जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है ताकि वो आपके लक्ष्यों के लिए काम करना शुरू कर दे, भले आप सो रहे हों। मनोविज्ञान में इसे मानसिक अभ्यास कहते हैं। जब आप किसी चीज को बार बार जीवंत रूप से कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसके लिए तंत्रिकीय मार्ग बना देता है और आपका शरीर उसे सच मानकर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। आपको रोज सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट जब आप आंखें बंद करें और अपने सपने को विस्तार से देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक सफल व्यवसाय चलाना है, तो कल्पना करें आपका कार्यालय कैसा दिखता है, आपकी टीम कैसे काम कर रही है, आपके ग्राहक आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपके बैंक खाते में वो सटीक राशि है जो आप चाहते हैं। खुशबू, ध्वनि, दृश्य, हर विवरण महसूस करें। जितना ज्यादा विवरण, उतना मजबूत प्रभाव आपके अवचेतन पर पड़ेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका मन उन विचारों को भौतिक समकक्ष में बदल देगा जिन्हें आप विश्वास के साथ रखते हैं, सबसे सीधे और व्यावहारिक तरीके से। यानी अगर आपका विश्वास मजबूत है और आप उसे बार बार कल्पना करते हैं, तो आपका मन और शरीर उस दृष्टि को वास्तविक बनाने के लिए हर संभव रिसोर्स ढूंढ लेंगे। वास्तविक उदाहरण, जिम कैरी जब संघर्षरत अभिनेता थे, उनके पास कोई बड़ा अवसर नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद से एक समझौता किया। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, तारीख थैंक्सगिविंग 1995, और उस चेक को रोज अपनी जेब में रखा। हर दिन उन्होंने कल्पना की कि वो सफल हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं और उन्हें ठीक उतना भुगतान मिल रहा है। सालों बाद 1995 में उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन का अनुबंध मिला। क्या ये जादू था?
शायद नहीं। ये वर्षों के विश्वास, कल्पना और कार्य का परिणाम था। कल्पना सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि कार्य को सक्रिय करने के लिए है। जब आपका अवचेतन उस सपने को सच मान लेता है, तो आप स्वाभाविक रूप से ऐसे निर्णय लेने लगते हैं, ऐसी आदतें अपनाने लगते हैं और ऐसे लोगों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाएं। व्यावहारिक तरीका: सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 मिनट कल्पना करें। लक्ष्य को वर्तमान काल में सोचें। मैं 10 लाख सालाना कमाता हूँ, मैं फिट और स्वस्थ हूँ, मैं मंच पर आत्मविश्वास से बोलता हूँ। कल्पना के साथ भावनाएं जोड़ें: उत्तेजना, कृतज्ञता, गर्व। विजन बोर्ड बनाएं, तस्वीरों और शब्दों का संग्रह, ताकि आपका मन दिन भर वो दृष्टि देखता रहे। नेपोलियन हिल का कहना है कि विश्वास और कल्पना को रोज दोहराएं, जैसे कोई किसान अपने खेत में बीज बोकर रोज पानी देता है। शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर जड़ें बन रही होंगी, और जब समय आएगा तो वो सपना आपकी जिंदगी में वास्तविकता बनकर खड़ा होगा। क्योंकि अंत में आपके सपनों और आपके संदेहों में से जो बड़ा होगा वही आपकी किस्मत तय करेगा। और विश्वास प्लस कल्पना आपके सपनों को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 6: ज्ञान प्लस कार्य। ज्ञान तो कई के पास होता है, लेकिन वो सफल वही होते हैं जो उसे कार्य में बदलते हैं। नेपोलियन हिल के दर्शन का ये सबसे व्यावहारिक और सीधा हिस्सा है। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब आप उसे लागू करते हैं। दुनिया में लाखों किताबें हैं, हजारों सेमिनार होते हैं, लेकिन असली अंतर तब आता है जब आप अपनी सीख को दैनिक दिनचर्या में उतारते हैं। बहुत से लोग व्यवसाय की किताबें पढ़ते हैं, सफलता की वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी वही रह जाते हैं। सिर्फ पढ़ते हैं, सोचते हैं, लेकिन शुरू करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का हिस्सा होना आसान है, लेकिन उसे लागू करने के लिए साहस और निरंतरता चाहिए। नेपोलियन हिल कहते थे कि ज्ञान सिर्फ पॉसिबल शक्ति है। ये शक्ति तभी बनती है जब इसे निश्चित कार्य योजनाओं में व्यवस्थित किया जाए और एक निश्चित उद्देश्य की ओर निर्देशित किया जाए। मतलब, ज्ञान अगर आपके लिए योजना और कार्य में नहीं बदला, तो वो बस सिर में भरा डेटा है, किसी जादू की तरह नहीं काम करता। विज्ञान भी यही कहता है। अध्ययन दिखाते हैं कि जो लोग दैनिक छोटे छोटे कदम लेते हैं, चाहे वो 5 मिनट का काम हो या एक छोटा कार्य पूरा करना, उनकी आदतें मजबूत बनती हैं, प्रेरणा बढ़ती है और लंबे समय में बड़ा प्रभाव आता है। लेकिन जो लोग ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करते रहते हैं बिना कार्य के, उनका विकास रुक जाता है। उदाहरण लीजिए व्यवसाय की दुनिया से। बहुत से लोग व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टअप की सफल कहानियां सुनते हैं, लेकिन असली उद्यमी वो हैं जो हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाते हैं। चाहे बाजार अनुसंधान करना हो, एक ईमेल भेजना हो, प्रोटोटाइप बनाना हो या नेटवर्किंग, यही छोटा निरंतर कार्य उन्हें सपने के करीब ले जाता है। रोज एक छोटा कार्य कदम तय करें। बड़ा लक्ष्य तो हमेशा ध्यान में रखें, लेकिन दैनिक छोटे कार्यों पर केंद्रित रहें। अपने काम को मापने योग्य बनाएं, जैसे आज मैं 3 संभावित ग्राहकों से बात करूंगा, या आज मैं अपने उत्पाद का डेमो तैयार करूंगा। अगर कोई योजना नहीं बनाएंगे तो ज्ञान कहीं नहीं पहुंचेगा। नेपोलियन हिल की खोज में ये भी दिखा कि जो लोग ज्ञान के साथ निरंतर कार्य लेते हैं, उनके सफल होने के अवसर 70 से 80% तक बढ़ जाते हैं। मतलब, सही ज्ञान प्लस सही कार्य इक्वल्स टू सफलता का सूत्र। याद रखें, कार्य वो पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। आपका मन जितना भी ज्ञान समेटे, अगर आपका हाथ आगे नहीं बढ़ेगा तो सब व्यर्थ है। इसलिए ज्ञान को मत इकट्ठा करें बस अलमारियों पर रखने के लिए, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारें, छोटे कदमों से, रोज रोज। क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सीखता है और करता है, सिर्फ सोचने वाला नहीं।